इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास में आज हम लोग ब्रिटिश पॉलिसीज एंड कंसोलिडेशन ऑफ पावर इन इंडिया को कंप्लीट करेंगे। देन हमारे नेक्स्ट टॉपिक फेजेस ऑफ ब्रिटिश सब्जुगेशन इन इंडिया को कंप्लीट करेंगे। राइट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने व्हाई द मराठास कुड नॉट बिकम द पैरामाउंट पावर को डिस्कस कर लिया था एंड ब्रिटिश पॉलिसीज एंड कंसोलिडेशन ऑफ पावर इन इंडिया को हाफ कंप्लीट किया था। इसका बाकी पार्ट आज के क्लास में डिस्कस करेंगे एंड देन फेजेस ऑफ ब्रिटिश सब्जुगेशन इन इंडिया को डिस्कस करेंगे। ओके, किसी को कोई डाउट है लास्ट क्लास से? एनीवन? ओके, चलो। तो यहाँ पे मैं एक बार आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये क्या है। सी, अभी हम लोग 18th सेंचुरी में है, मॉडर्न हिस्ट्री में। राइट, 18th सेंचुरी को डिस्कस कर रहे हैं हम। 18th सेंचुरी में हम लोगों ने 18th सेंचुरी के पॉलिटिकल सिस्टम को देखा था। उस टाइम पे इंडिया पे क्या क्या हो रहा था थोड़ा बहुत हम लोगों ने देखा था। राइट, उस टाइम हमने ये भी देखा था कि मराठा पावर एक बहुत ही पावरफुल रीजनल पावर बन चुका था, लेकिन कुछ लिमिटेशंस की वजह से दे कुड नॉट बिकम अल्टीमेट पैरामाउंट पावर। राइट, उसी टाइम पे ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनीज इंडिया में आते हैं। राइट, ईस्ट इंडिया कंपनीज इंडिया में ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग के राइट से किस तरीके से वो पूरा का पूरा इंडिया का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे अंडर ब्रिटिश पॉलिसीज एंड कंसोलिडेशन ऑफ पावर इन इंडिया। कि किस तरीके से कौन से ब्रिटिश पॉलिसीज के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा करके इंडिया का कंट्रोल अपने हाथ में लेते गए और किस तरीके से इंडिया में वो पावर को कंसोलिडेट करते गए। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को। राइट, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को यूज करते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट काफी सारे राइट्स, काफी सारे पावर को एकोमोलेट करते हैं, है ना। ट्रेडिंग राइट के अलावा काफी सारे उनके राइट्स होते हैं, काफी सारे उनके पावर्स होते हैं। किस तरीके से सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू पावर को सब्जुगेट किया जाता है, ये हम लोगों ने देखा है। अभी के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड अदर ब्रिटिश पॉलिसीज के बारे में। यहाँ पे हम लोग सिर्फ उन पॉलिसीज को देखेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे जिस पॉलिसीज के थ्रू 18th सेंचुरी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा इंडिया का पावर ऑलमोस्ट अपने हाथ में कर लिया था। ठीक है, चलो। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ डलहौसी। लॉर्ड डलहौसी का ये एक फेमस, बहुत ही मैनिपुलेटिव एक पॉलिसी हुआ करता था। ए स्टेट, इस पॉलिसी के अंदर क्या बोला जाता था, अ स्टेट कुड बी एनेक्स्ड इफ इट्स रूलर डाइड विदाउट अ नेचुरल केयर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक स्टेट को एनेक्स कर लिया जाएगा। एनेक्स किसके अंदर कर लिया जाएगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने पावर में एनेक्स कर सकता है कोई एक रीजनल स्टेट को, इफ देयर इज अ स्मॉल इफ। कब? इट्स रूलर डाइड विदाउट अ नेचुरल हेयर। अगर उस स्टेट का कोई भी नेचुरल वारिस नहीं है, अगर उस स्टेट का कोई मतलब उस स्टेट का जो किंग है, जो रूलर है, उनका अगर कोई वारिस नहीं है, ठीक है, बाय ब्लड अगर उनके पास कोई नेचुरल हेयर मौजूद नहीं है, तो फिर उस स्टेट को एनेक्स कर लिया जाएगा बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे मानो कोई एक रूलर है, उन्होंने किसी एक बच्चे को अडॉप्ट किया है। राइट, तो एडॉप्टेड सन को नेचुरल हेयर नहीं माना जाएगा। क्लियर? नेचुरल हेयर होने के लिए प्योर ब्लड, मतलब एकदम खुद का खून होना चाहिए। राइट, तो इस बेस पे किसी भी एरिया को, किसी भी प्रिंसली स्टेट को एनेक्स किया जा सकता है। और ये जो पॉलिसी था, इसी पॉलिसी को हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, जो कि टर्मिनेशन के साथ रिलेटेड है। इज दैट क्लियर? समझ आया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मेन पर्पस क्या था? यस, देखो, एडॉप्शन हिंदू लॉ के अंदर वैलिड है,
ठीक है। लेकिन उस टाइम पे एडॉप्शन ऑफ एन हेयर वाज नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है, फॉर पॉलिटिकल सक्सेशन। पॉलिटिकल सक्सेशन के लिए एडॉप्शन को वैलिड नहीं माना जाता था। क्लियर। और इस तरीके से काफी सारे स्टेट्स थे जिन स्टेट्स में कोई नेचुरल हेयर ना होने की वजह से उन स्टेट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एनेक्स्ड कर लिया। ठीक है। बहुत सारे स्टेट के बारे में अभी अभी देखेंगे हम लोग कौन से वो मेजर स्टेट्स थे। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द ट्रेडिशनल राइट टू अडॉप्ट एंड हेयर इन सच केसेस, ठीक है। और ऐसे मामलों में ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्रेडिशनल राइट को भी मतलब अवॉइड करते थे, रिफ्यूज करते थे। क्लियर। मेजर एनेक्सेशन इंक्लूड सातारा, नागपुर, झांसी, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे एरिया थे जैसे जाजपुर, सॉरी जेतपुर, यस, हाँ जी, संबलपुर। क्लियर। सतारा, नागपुर, झांसी, जेतपुर, संबलपुर, देन उदयपुर। उदयपुर के बाद बागपत, काफी सारे प्रिंसली स्टेट थे जिनको एनेक्स कर दिया गया था, और किसके बेस पे? बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से। क्लियर। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आज के डेट पे अगर आप लोग ट्रेंड के बेस पे क्वेश्चन आंसर्स देखोगे तो काफी ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं कि कौन से प्रिंसली स्टेट को कौन से ईयर में एनेक्स कर लिया गया था। या फिर मैंने तो एक बार कुछ ही टाइम पहले, एक दो साल पहले, एक एग्जाम के पीवाईक्यूज में देखा था कि वहां पे क्रोनोलॉजिकली पूछा जा रहा है कि बताओ क्रोनोलॉजिकली कौन से प्रिंसली स्टेट को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर एनेक्स किया गया था। तो इसीलिए सिर्फ नाम याद रखना ही मैंडेटरी नहीं है, बल्कि कौन से टाइम पीरियड में, कौन से साल में इन सारे स्टेट को एनेक्स किया गया था, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। यस, मैं अभी बता दूंगी सारे जितने भी ईयर्स हैं, मैं सब बता दूंगी। क्लियर। सबसे पहले सतारा 1848, क्लियर। देन नागपुर 1854। यहाँ पे रैंडमली हो सकता है लेकिन आप लोगों को क्रोनोलॉजिकली याद रखना है। देन झांसी 1854, जेतपुर 1849, संबलपुर 1849, उदयपुर 1852, यहाँ पे लिख देती हूँ 1852, राइट। एंड बागपत, बाघत, बागपत या फिर बाघत भी बोल सकते हैं, ये है 1850। क्लियर। ओके, चलो। तो ये कुछ मेजर प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको एनेक्स किया गया था अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इट क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग रिसेंटमेंट अमong इंडियन रूलर्स एंड बिकेम वन ऑफ द कॉजेस ऑफ रिवॉल्ट 1857। और इसकी वजह से, इस तरीके से प्रिंसली स्टेट्स को जब एनेक्स कर लिया गया था तो प्रिंसली स्टेट्स के अंदर और भी जितने स्टेट्स थे उन सब के अंदर एक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन देखने को मिला, बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग रिसेंटमेंट देखने को मिला। और यही रीजन था कि 1857 रिवोल्ट में सारी प्रिंसली स्टेट्स अपने अपने पर्सनल कॉज की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये फाइट पे उतर आए। क्लियर, समझ आया? अब इसके अलावा सिर्फ इम्पैक्ट यही नहीं है कि इसकी वजह से रिवॉल्ट हुआ था, इसके अलावा और भी बहुत सारे इम्पैक्ट हुए थे। जैसे प्रिंसली स्टेट के जो अथॉरिटी हुआ करता था, इस सिस्टम की वजह से वो अथॉरिटी वीक होता गया। इट वीकेंड अथॉरिटी ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स को ये कमजोर करवाते गए। देन
Just a minute. Yes. And then extend British control. Clear? It violated traditional Indian customs regarding adoption and succession. पहले के टाइम में क्या होता था, नेचुरल हेयर्स होने में काफी ज्यादा दिक्कतें होती थी, मेडिकल सिस्टम अच्छा नहीं था, राइट। और काफी एज गैप भी हुआ करते थे। लेकिन उस टाइम पे ट्रेडिशनली इंडिया में एडॉप्शन बहुत ज्यादा प्रचलित एक सिस्टम हुआ करता था। लोग बहुत ज्यादा अडॉप्ट करते थे, स्पेशली प्रिंसली स्टेट के रूलर्स, ठीक है। और इस पॉलिसी की वजह से ये जो ट्रेडिशनल एक इंडियन कस्टम्स हुआ करता था रिगार्डिंग एडॉप्शंस एंड सक्सेशंस, ये ट्रेडिशन को बहुत ही ज्यादा धक्का लगा था। ये ट्रेडिशंस धीरे धीरे कम होता गया, ठीक है। क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स को लगा कि अगर हम लोग अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, तो फिर अडॉप्ट करने के बाद होगा क्या, अडॉप्ट करेंगे तो फिर हमारा जो स्टेट है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट एनेक्स कर लेगा। तो इसीलिए ये ट्रेडिशनल को, इस ट्रेडिशन को बहुत ज्यादा धक्का मिला था और ये वायलेट भी हुआ था बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से। यहां तक समझ आया? यस। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है एनेक्सेशन ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नमेंट। सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे आए थे एज अ ट्रेडिंग कंपनी, राइट। इंडिया पे आके वो लोग ट्रेड करने लगे, लेकिन जैसे जैसे वो ट्रेड करने लगे, जैसे जैसे उनको समझ में आने लगा कि इंडिया के पास कितने ज्यादा रिसोर्सेज है, ये कितना बड़ा एक वास्ट कंट्री है जहां पे हम लोग राज कर सकते हैं, कॉलोनी सेटअप कर सकते हैं, तो वही रीजन थे। उसी रीजन की वजह से धीरे धीरे अलग अलग तरीके से, अलग अलग मैनिपुलेटिव पॉलिसीज के थ्रू ये लोग छोटे छोटे हिस्सा करते करके करके पूरा का पूरा पैन इंडिया को अपने कंट्रोल के अंदर ले आते हैं। अब बात करेंगे कि मिस गवर्नेंस के बेस पे कौन से एरिया को एनेक्स किया गया। अभी तक हमने देखा सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू बहुत सारे एरियाज को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से एनेक्स किया गया था। अब मिस गवर्नेंस की वजह से भी एनेक्स किया गया, ठीक है। सोचो, एक फॉरेन कंपनी इंडिया में आते हैं और ये इंडिया के ही लोगों को बताते हैं कि देखो आप लोग ना मिस गवर्नमेंट कर, आप लोगों का जो गवर्निंग सिस्टम है वो गलत है, मिस गवर्नेंस हो रहा है यहाँ पे, और इसीलिए हम लोग आपके एरिया को एनेक्स कर लेंगे और यहाँ पे जो गवर्निंग सिस्टम है, जो गवर्नेंस हो रहा है, उसको बेटर बनाएंगे, राइट। ये थोड़ा सा आज के डेट पे इम्प्रैक्टिकल लगता है, बट ये एक्चुअली हुआ था 200 साल पहले। ब्रिटिश डिक्लेयर्ड दैट सर्टेन इंडियन रूलर्स वेर इनएफिशिएंट, ठीक है। वो इंडिया में आते हैं और वो कहते हैं कि कुछ इंडियन रूलर्स इनएफिशिएंट हैं, करप्ट है और इनकैपेबल है और गुड गवर्नेंस देने के लिए कुछ इंडियन रूलर कैपेबल नहीं है, दे वेर इनएफिशिएंट। They use the claim of misgovernance as a justification for annexation, और इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहते हैं कि उस प्रिंसली स्टेट को एनेक्स कर लिया जाए ताकि वहां पे गुड गवर्नेंस प्रोवाइड किया जाए। सोचो क्या मैनिपुलेटिव उनका प्रोसेस था, राइट, क्या उनका कॉन्सेप्ट था, पूरा का पूरा सिस्टम खराब था। और वहां पे वो लोग बोल रहे हैं कि देखो आपके साथ गलत हो रहा है, हम लोग आपके साथ गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करेंगे, राइट। अवध वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, और सबसे पहले अवध को एनेक्स किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नेंस। और ये जो स्टेटमेंट है ये PYQ बेस्ड स्टेटमेंट है। क्लियर? चलो, अब
यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि जैसे इन लोगों ने क्या-क्या वो पॉइंट दिया था कि इनका क्या-क्या क्लेम था कि मिस गवर्नेंस की वजह से क्यों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन सारे प्रिंसली स्टेट्स को एनेक्स करना चाहते हैं। तो ब्रिटिशर्स के क्या पॉइंट थे कि उनका उनका क्लेम ये था कि इट इज देयर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम इनएफिशिएंट और ऑपरेसिव रूलर्स, राइट? क्लेम ऑफ ब्रिटिशर्स क्या क्या था कि इट वाज देयर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम इनएफिशिएंट और ऑपरेसिव रूलर। तो जो उस टाइम पे किसी ने भी सवाल नहीं किया कि भाई आप कौन होते हो हमारे रूलर्स की एफिशिएंसी को जज करने वाले, राइट? हमारे रूलर्स ऑपरेसिव हैं, हमारे रूलर्स इनएफिशिएंट है, आपको मतलब आप कैसे जज कर सकते हो? नो वन जज दैट दैट टाइम, राइट? तो इसीलिए मतलब इंसान उस टाइम पे इतना ज्यादा पता नहीं क्या हुआ करते थे, कौन से अंधी भक्ति में ये लोग लगे रहते थे कि कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आता है, इंडिया के लोगों को समझाता है कि देखो यहाँ आपके जो रूलर्स है वो इनएफिशिएंट है, ऑपरेसिव है, तो इसीलिए हम लोग आपके ऊपर हुकुम करेंगे, हम लोग आपके ऊपर राज करेंगे। और कोई भी इंसान ने क्वेश्चन नहीं किया कि क्यों, ये क्यों, एक छोटा सा क्वेश्चन किसी ने भी नहीं किया, राइट? अब इन्होंने बताया कि इंडिया में जो जो पिछले स्टेट को एनेक्स किया जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ मिस गवर्नेंस, वहां पे मतलब वहां के जो रूलर्स है, वहां के जो मतलब अथॉरिटीज है, वो लोग मिस गवर्नमेंट की वजह से, करप्शन की वजह से, डिसऑर्डर की वजह से एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्यूर की वजह से उस एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन को रन नहीं कर सकते हैं, वहां पे वो लोग अथॉरिटीज की पोजीशन पे नहीं रह सकते हैं। और इट इज द ड्यूटी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कि उन सारे लोगों को, उस प्रिंसली स्टेट्स के सिटीजन को गुड गवर्नेंस को प्रोवाइड किया जाए, एक करप्शन फ्री सिस्टम प्रोवाइड किया जाए, क्लियर? और इसी बेस पे प्रिंसली स्टेट्स को एनेक्स किया गया। इज दैट क्लियर? चलो, अच्छा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, हमने देखा कि अवध को अनेक्स किया गया था फर्स्ट टाइम 1856 में, तो यहाँ पे अनेक्स के कौन से वो रूलर थे, कौन से वो अथॉरिटी थे जिनको बोला गया था कि ये करप्ट रूलर है, ठीक है? तो वो थे नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह, क्लियर? कि इन्होंने बोला कि अवध में गवर्नमेंट को, गुड गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने के लिए जितना एफिशिएंट होना चाहिए, जितना स्किल होना चाहिए, जितना ऑनेस्ट होना चाहिए, ये वो नहीं है, जिसकी वजह से अवध को सबसे पहले एनेक्स किया गया था, ठीक है? और यहाँ पे अवध में इनका जो पोजीशन था, इनके पास जो अथॉरिटी थी, इनसे लेके इनको यहाँ से रिमूव कर दिया गया और इनको भेजा गया कैलकाटा में। क्लियर? ये समझ आया? ये बस कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है। बाकी हम लोग आगे की क्लास में इन सारी चीजों को और भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरे के पूरे इंडिया में अपना कंट्रोल को एस्टैब्लिश करते हैं, और इसीलिए ये सारे पॉइंट्स को जानना जरूरी है। क्लियर? चलो, आता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या सच में लॉयल था टू इंडियन पीपल? बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी लॉयल नहीं था, वो लोग सिर्फ एक प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी, तो उनको सिर्फ अपना प्रॉफिट दिखता था। प्रॉफिट
के बेस पे प्रॉफिट के लिए वो लोग कुछ भी हद तक जा सकते थे। तो सबसे पहले अवध को मिस गवर्नेंस के नाम पे क्यों एनेक्स किया गया था? ऐसा क्या रीजन था? रीजन क्या था बिहाइंड दिस एनेक्सेशन? सी, उस टाइम पे 18th सेंचुरी में अवध एक रिच और स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट किंगडम हुआ करता था। एक बहुत ही रिच सिग्निफिकेंट रीजनल किंगडम हुआ करता था, ठीक है। उसको कैप्चर करना मतलब ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया में अपना पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर लेने के बराबर था। तो इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हमें नॉर्थ इंडिया में अपना पावर, अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले अवध को कैप्चर करना पड़ेगा, अवध को एनेक्स करना पड़ेगा। लेकिन कौन से ग्राउंड में हम लोग एनेक्स करेंगे? तो यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि ठीक है, अवध को हम लोग एनेक्स करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नेंस। क्लियर है? समझ आया? तो अवध को क्यों कैप्चर किया गया था, क्यों एनेक्स किया गया था? बिकॉज इन 18th सेंचुरी Awadh was a rich and strategically significant regional kingdom। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ। क्लियर है? तो अवध उस टाइम पे एक रिच एंड स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट रीजनल किंगडम हुआ करता था, जिसको एनेक्स करने के बाद नॉर्थ इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट का बेस स्ट्रांग हो जाएगा, जिसके लिए इसको सबसे पहले मिस गवर्नेंस के बेस पे एनेक्स किया गया था। क्लियर है? ये है अवध ग्रीन कलर में। ओके, चलिए। चलिए, इसके प्रोपाउंडर कौन थे? यस, मिस गवर्नेंस के बेस पे प्रिंसली स्टेट को एनेक्स किया जाएगा, इसका प्रोपाउंडर भी लॉर्ड डलहौसी थे। ये बहुत ही ना एक चालाक गवर्नर जनरल थे, ठीक है। बहुत ही चालाक थे, बहुत तेज थे, बहुत ज्यादा दूर का सोचते थे। तो ये समझ आया कि किस तरीके से मिस गवर्नेंस के बेस पे अवध को एनेक्स किया गया था। नाउ अभी बात करेंगे इकोनॉमिक एंड लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के बारे में। अब इसमें क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमम रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया इनटू मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड। ठीक है, अब इंडिया में कॉलोनी सेट करना है, ठीक है। इसके अलावा अब इस कॉलोनी में, अब इस कॉलोनियल एरिया में क्या करना है? यहाँ से मैक्सिमम रेवेन्यू को एक्सट्रैक्ट करना है, प्लस इंडिया को एक ब्रिटिश गुड्स का एक मार्केट बनाना है। तो इकोनॉमिक एंड लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट 18th सेंचुरी पे लेके आए थे, उसका मेन पर्पस था फर्स्ट मैक्सिमम रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करना, मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करना फ्रॉम इंडियन मार्केट, ठीक है। एंड इंडियन मार्केट को ब्रिटिश गुड्स के लिए एक बेस्ट मार्केट, एक बेस्ट सेलिंग मार्केट बनाना, ठीक है। जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफरेंट इकोनॉमिक एंड लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज लेके आते हैं। मेजर रेवेन्यू सिस्टम क्या था? जैसे परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, महलवाड़ी सेटलमेंट और सिस्टम। ये तो आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में, मतलब जब आप लोग सेल्फ स्टडी किए होंगे तो शायद हर किसी ने सुना ही होगा डिफरेंट रेवेन्यू सिस्टम्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग इनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, आने वाले क्लासेस में। तो ये जो नए रेवेन्यू सिस्टम्स थे, ठीक है, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन सोसाइटी में, और इसका मेन पर्पस क्या था? ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू को कलेक्ट करना, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू को प्रोड्यूस करना, ठीक है। और जो फार्मर्स थे, और यही रेवेन्यू सिस्टम
आगे जाके इतना ज्यादा खराब कंडीशन कर देता है इंडियन फार्मर्स की कि उनका खराब कंडीशन आज तक इम्प्रूव नहीं हो पाई है, राइट। इसमें मतलब रेवेन्यू सिस्टम्स की वजह से हर एरिया में, इंडिया के हर एक रीजन में जो फार्मर्स हुआ करते थे वो बहुत ज्यादा पुअर टू पुअर बनते गए। जो जमींदार थे वो बहुत ज्यादा रिच बनते गए, ब्यूरोक्रेट्स जो भी अपॉइंट होते थे वो बहुत ज्यादा रिच बनते गए, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लगा, उनके पास बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होने लगा। ठीक है। अब इकोनॉमिक एंड लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा? सी, इंक्रीज प्रेशर ऑन पीजेंट्स। अभी अभी मैंने बताया कि पीजेंट्स के ऊपर, फार्मर्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ने लगा। देन कंट्रीब्यूटेड टू रूरल इम्पोवरिशमेंट। रूरल एरिया में पोवर्टी की कंडीशन बहुत ज्यादा, मतलब खराब से खराब होता है क्या। डिसरप्टेड ट्रेडिशनल लैंड रिलेशंस। पहले मुगलों तक, मीडिएवल पीरियड तक जो एक लैंड रिलेशन हुआ करता था फार्मर्स का, पीजेंट का टू देयर लैंड, वो जो ट्रेडिशनल लैंड रिलेशन था वो डिसरप्ट हो गया। इट वीकेंड इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है। धीरे धीरे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज खत्म होते गए। बाद में महात्मा गांधी आके यही इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, राइट। देन मेड द इंडियन इकोनॉमी इंक्रीजिंगली सबसर्विएंट टू ब्रिटिश इंटरेस्ट। और धीरे धीरे इंडियन मार्केट ब्रिटिश गुड्स को सेल करने वाला एक मार्केट बन गया। तो ये थे बहुत ज्यादा कोर इम्पैक्ट पड़ा था इस रेवेन्यू सिस्टम की वजह से। इस जो ये जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, राइट। तो ये जो मेजर रेवेन्यू सिस्टम थे, इसने इंडिया का जो बैकबोन था उसको एकदम से हिला के रख दिया था। इंडिया का जो मेन कोर एरिया था, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कंडीशन था, इसको एकदम तोड़ के रख दिया था। और यही वो मेजर रीजन है जिसकी वजह से इंडिया पूरी तरीके से डिपेंड हो चुका था ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर। क्लियर है? यस। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि परमानेंट सेटलमेंट, ये बंगाल, ये हम लोग आगे जाके क्लास में डिटेल्स में करेंगे, डोंट वरी। बिहार, उड़ीसा में ये सिस्टम को अप्लाई किया गया था। रायतवाड़ी जो सिस्टम था, ये मद्रास, बॉम्बे में इसको एग्जीक्यूट किया गया था। महलवाड़ी सिस्टम, ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, देन पंजाब एंड सेंट्रल इंडिया में एग्जीक्यूट किया गया था। एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना है कि जितने भी परमानेंट सिस्टम हैं, रेवेन्यू सिस्टम है, इनके साथ कौन से गवर्नर जनरल का नाम जुड़ा हुआ है या रिलेटेड है। ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है, कि जहाँ पे अभी अभी मैंने बताया कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे रेवेन्यू सिस्टम का भी एक ओवरव्यू है, ये डिटेल्स नहीं है रेवेन्यू सिस्टम का। रेवेन्यू सिस्टम तो हम लोग आने वाले क्लासेस में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ब्रिटिश पॉलिसीज को डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए ब्रिटिश पॉलिसीज के अंदर रेवेन्यू सिस्टम है, बस उतना जान लो। ठीक है। जितना जितना हम लोग मैं बता रही हूँ यहाँ पे, बस उतना जान लो अभी के लिए। फिर आने वाले क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करूंगी, और ये बात मैं 50 बार बोल चुकी हूँ, अब मैं रिपीट नहीं करूंगी, राइट। तो परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस। रायतवाड़ी सेटलमेंट, थॉमस मुनरो एंड अदर्स। थॉमस मुनरो ही फेमस है। माहलवाड़ी सेटलमेंट, हॉर्ट मैकेंजी। ठीक है। और बाद में इसको रिवाइज किया गया था, रिवाइज्ड अंडर विलियम बेंटिंग।
क्लियर? ये समझ आया? तो आज का क्लास का टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका है, तो फेजेस ऑफ ब्रिटिश सब्जुगेशन इन इंडिया ये हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे फेजेस को डिस्कस करना है। ठीक है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5। तो अभी ये 10-15 मिनट में कवर नहीं होगा, इसके लिए भी अच्छा खासा 15-20 मिनट की टाइम चाहिए। तो ये था ब्रिटिश पॉलिसीज एंड कंसोलिडेशन ऑफ पावर इन इंडिया। आप लोगों को समझ आया? यस। तो आज के क्लास में हम लोगों ने ब्रिटिश पॉलिसीज एंड कंसोलिडेशन ऑफ पावर इन इंडिया को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फेजेस ऑफ ब्रिटिश सब्जुगेशन इन इंडिया को डिस्कस करेंगे। किसी को कोई डाउट है? एनीवन हैव एनी डाउट? देन प्लीज पूछ लीजिए। ओके, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।